नमस्कार दोस्तों, इससे पूर्व सेशन में हमने डेफिनेशन क्लोज करवाया था, लेकिन सेक्शन 34 और 36 को हमने समान रूप से छुड़वा रखा था क्योंकि ये विस्तृत सेक्शन थे। इसको विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है। ये ज्यादातर इसमें पूछे भी जाते हैं, इसीलिए हम इसे अलग से समझाने के प्रयास करेंगे। सेक्शन 34 को हम शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि सेक्शन 34 को हमारा उद्देश्य समझाने का उद्देश्य अलग क्यों था। सेक्शन उद्देश्य ये था कि इसमें कुछ चीज ऐसी हैं जो अलग से हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज है सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 में कोई अपराध के बारे में नहीं बताया गया है। सेक्शन 34 अपराध के बारे में नहीं बताती है। सेक्शन 34 जो है वो अपराध के बारे में नहीं बताती है। नहीं बताती है, बल्कि अन्य धाराओं के साथ लगाई जाती है। साथ लगाई जाती है। ठीक है, पहली चीज तो यही समझ लें कि सेक्शन 34 में कोई अपराध के बारे में नहीं बता रही है, बल्कि ये अन्य धारा के साथ लगाई जाती है। इसमें सामान्य संयुक्त दायित्व का सिद्धांत बताया गया है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में हमें अंतर बताया गया है। सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य में अंतर बताया गया है। ये साक्ष्य का नियम बताती है। नियम बताती है। ये चार चीजें सेक्शन शुरुआत करने से पहले में ध्यान में चाहिए, इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सामान्य आशय समान उद्देश्य का अंतर किस धारा में बताया गया? सेक्शन 34 में। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है? वो 34 में दिया गया है। और साक्ष्य नियम बताने वाली धारा कौन सी है आईपीसी में? केवल आधार 34 ही है जो बता साक्ष्य नियम बताती है, कोई अपराध का गठन नहीं करती। इसी साथ में 149 और सेक्शन में बात करें, 149 विरुद्ध जमाव के बारे में बात करती है। वो परिभाषा के साथ साथ अपराध का भी जन्म करती है, अपराध के बारे में बताती भी है। ये सेक्शन बाद में बताएंगे, फिलहाल 34 को समझ लेते हैं। सेक्शन 34 आखिर है क्या? सेक्शन 34 को हम शॉर्ट में लिखते हैं, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, अगर तब कोई अपराध घटित हो जाता है तब कोई अपराध घटित हो जाता है, तब प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए
उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होंगे मानो वह कार्य स्वयं उसी ने किया है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आश्रय को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होंगे मानो वह कार्य स्वयं अकेले उसी ने किया है। ये 34 कह रही है। इसमें आपराधिक घटन के लिए कोई आपराधिक कार्य, इसमें डेफिनेशन के लिए कोई आपराधिक कार्य होना जरूरी है। समान आशय में से संबंधित होने के लिए कई आपराधिक कार्य होना जरूरी है, आपराधिक कार्य होना जरूरी, कई व्यक्तियों द्वारा होना जरूरी है और सबके समान आश्रय को अग्रसर करने में किया गया हो तभी 34 लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अब अपने सबके समान आश्रय से आश्रय का मतलब क्या हुआ? अपने सबके समान आश्रय से अपने सबके सामान्य आश्रय का अर्थ है घटना से पूर्व मस्तिष्क को पूर्व मिलान, यानी प्री प्लानिंग। कोई कार्य करने से पूर्व प्री प्लानिंग हुई है, अपने आचार विचारों को आदान प्रदान किया गया है और कई व्यक्ति द्वारा किया है तो प्री प्लानिंग होना जरूरी है तभी 34 लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ये केवल अपराध नहीं बता रही है बल्कि अन्य धाराओं के साथ लगाई जाती है। पहली चीज ये संयुक्त दायित्व, दोनों सभी व्यक्ति कर रहे हैं कार्य, अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग कुछ करते हैं लेकिन मानो वह कार्य स्वयं करते हैं, यानी संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भी यहाँ पर है। सामान्य आशय भी है और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी सामान्य, किसी को अगर मान लो हत्या करनी है, हत्या करने से पूर्व लोग सलाह कर रहे हैं कि यहाँ घेर के मारेंगे तो हाँ ये प्री प्लानिंग हो गई। अब ये प्री प्लानिंग अगर एक ही ने मारा, एक ने, लेकिन अपराध सभी ने किया है ऐसा माना जाएगा 34 के अकॉर्डिंग। ये अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम केस उठाते हैं, बहुत लीडिंग केस, बड़ा लीडिंग केस है, बढ़िया। वारेंद्र घोष बनाम एम्परर का मामला है जो हमने एलएलबी के दौरान हम लोगों ने काफी पढ़ा। वारेंद्र घोष बनाम एम्परर, ये बड़ा लीडिंग केस है। इसमें एक पोस्ट मास्टर को की हत्या का विचारण किया गया था। इसमें जो वारेंद्र घोष थे और इनके साथी लोग थे, पोस्ट मास्टर यानी डाकखाने को लूटने गए थे। ये लोग अंदर घुसे थे और यहाँ पर लूटपाट कर रहे थे। डाक बाबू थे, वारेंद्र घोष यहीं पे गेट पे इंतजार करते रहे, बाकी सब लोग अंदर गए और यहाँ पर ये इनका काम केवल इतना था कि आसपास के लोगों का आने जाने को ध्यान रखना और अंदर आगाह करना। इन लोगों के दौरान लूटपाट हुई, यहाँ विरोध होने पर किसी ने गोली मार दी और पोस्ट मास्टर मर गया। इसका विचारण हुआ तो वारेंद्र घोष ने तथ्य रखा कि मैं तो अंदर था ही नहीं, मैं तो बाहर इंतजार कर रहा था, मैंने हत्या का विचार नहीं किया जानते। तब इसमें मामले में न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी हत्या के आरोपी माने जाएंगे जो बाहर रहकर इंतजार करते हैं।
34 के अकॉर्डिंग ये भी हत्या के दोषी माने गए। प्री प्लानिंग की गई थी, लेकिन प्री प्लानिंग लूटने की थी, हत्या की नहीं थी। फिर भी अगर कोई अपने सबके समान आश्रय को अग्रसर करने में अगर कोई अन्य अपराध घटित होता है तो उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन माना गया जिस प्रकार मानो वह कार्य उन्होंने स्वयं किया हो, इसीलिए इन्हें हत्या का दोषी माना गया। तीसरा मामला था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसमें महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इसमें महबूब शाह जो थे गंगा किनारे इनका खेत बना हुआ था, तो वहां पर कुछ ताड़ के पत्ते तोड़ने के लिए ये लोग जा रहे थे कुछ लोग, और इन्हें तोड़ के लाते हुए महबूब शाह ने देख लिया। महबूब शाह ने इनका विरोध भी किया, तो यहाँ पर झगड़ा हुआ था, काफी मारपीट होती रही। तो शोर शराबा सुन के इनके अन्य साथी महबूब शाह के आ गए और आवेश के दौरान उस ताड़ पत्ते तोड़ने वाले व्यक्ति को मार दिया। तब यहाँ पर 34 में इनका विचारण माना गया। तो इसमें सामान्य आशय और समान उद्देश्य में अंतर इसी में किया गया। यहाँ पर सामान्य आशय 34 के अंतर्गत लायबिलिटी नहीं मानी गई, क्योंकि यहाँ पर प्री प्लानिंग नहीं थी। प्री प्लानिंग यहाँ पर प्री प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अन्य साथी लोग पहुंच गए और उसी मौका फायदा गोली मार दिया। यहाँ पर दोनों अन्य लोगों के अन्य महबूब शाह का और अन्य साथियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ था और न ही प्री प्लानिंग हुई थी, लेकिन समान आशय नहीं था किसी का, लेकिन समान उद्देश्य हो गया। इसी कारण दोनों में अंतर बता दिया गया। सामान्य आशय समान उद्देश्य महबूब शाह में ही स्पष्टीकरण किया गया है और इसी में अंतर बताया गया है। इसमें 34 के अधीन लायबिलिटी नहीं माना गया, समान उद्देश्य के आधार पर अलग अलग दंडों से दंडित किया गया। इसके बाद आता है ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें समान आशय घटना स्थल पर भी घटित हो सकती है, इसमें बताया गया था। ये भारत का ही स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ऋषिदेव पांडे। ऋषिदेव पांडे वर्सेस यूपी। इसमें जो जजमेंट आया उसमें ये बताया गया कि सामान्य आशय जो है वो घटना स्थल पर भी हो सकता है। घटना स्थल पर भी हो सकता है। एक लीडिंग केस और भी था, उसमें जीएम देसाई बनाम मुंबई राज। इसमें माना गया था कि सामान्य आशय के लिए घटना स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, सिवाय हिंसा के मामले को छोड़कर। घटना स्थल पर समान आशय के लिए जरूरी नहीं कि वो घटना स्थल पर ही मौजूद हो, समान आशय को आवश्यक नहीं घटना स्थल पर मौजूद हो, लेकिन सिवाय हिंसा के मामले में, अगर हिंसा का मामला विचाराधीन है तब समान आशय के लिए घटना स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है। अन्य किसी मामले में घटना स्थल पर उपस्थित होना जरूरी नहीं है समान आशय के लिए। सेक्शन 34 के बाद हमने सेक्शन 36 कराएंगे।
छोटा सेक्शन है इसीलिए करवा दे रहे हैं। ये अंशतः कार्य या लोग द्वारा अपराध। यदि कोई व्यक्ति अंशतः कार्य अंशतः लोग द्वारा यदि कोई कार्य करता है तब ऐसा माना जाएगा कि वह पूर्णतः उस कार्य या पूर्णतः लोग द्वारा किया गया है। जब कोई आपराधिक कृत्य अंशतः कार्य द्वारा या लोग द्वारा किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए के परिणाम के लिए यह माना जाएगा कि वह कार्य पूर्णतया कार्य या पूर्णतया लोग द्वारा किया गया है। जब कोई आपराधिक कृत्य इसमें केवल अंशतः कार्य अंशतः लोग द्वारा कोई अपराध किया जाता है तब ऐसे परिणाम के लिए यह माना जाएगा कि वह कार्य पूर्णतः कार्य या पूर्णतः लोग द्वारा किया गया है। इसके लिए उदाहरण सबसे बेहतर तरीका है ये जो है बी को कई दिनों तक खाना नहीं देता है। ये जो है बी को कई दिनों से खाना नहीं देता है जिस कारण बी जो है काफी कमजोर हो जाता है। अब कमजोर हो जाने के बाद खाना ना देना कोई व्यक्ति नहीं मरता जल्दी, कमजोर हो जाता मरता नहीं है। लेकिन बी फिर ए जो है बी को पीटता है, मारता पीटता है, जिस दौरान वो व्यक्ति मर जाता है। खाना नहीं दिया, लोग किया, अंशतः कार्य मारपीट की थोड़ी बहुत, दोनों आ गए, परिणाम हो गया वो मर गया। तो ऐसे परिणाम के लिए यह माना जाएगा कि वह पूर्णतः कार्य द्वारा और पूर्णतः लोग द्वारा किया गया है। यानी पूर्णतः कार्य द्वारा मारपीट के द्वारा मारा गया है, यानी पूर्ण रूप से मारपीट से मारा गया है, या पूर्ण रूप से खाना ना देके मारा गया है, यानी ये हत्या की श्रेणी में आ जाएगा। धारा 37 की बात करी थी हमने। धारा 37 केवल इतना बता रही है कि किसी आपराधिक कार्य में एक कार्य में सहयोग कर देना। 37 आपराधिक कार्य में सहयोग कर देना। धारा 37 बताती है यदि आपराधिक कार्य में सहयोग कर देना
या जब कोई व्यक्ति, इसको डिफाइन कर दे रहा हूं मैं, जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य में किसी एक कार्य को किसी एक कार्य में सहायता कर देता है तो वह यह माना जाएगा कि वह अपराध उसी ने किया है। ये 37 कह रही है, जब कोई आपराधिक कार्य में किसी एक कार्य में सहायता कर देता है, जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य में किसी एक कार्य में सहायता कर देता है तो यह माना जाएगा कि वह आपराधिक कार्य उसी ने किया है। अब इसका एक उदाहरण ले लें। ए जो है बी को मारने के लिए जा रहा है और यहाँ पे सी है, सी जानता है कि ए जो है बी को मारने जा रहा है, तब ये तलवार इसके ए के हाथ में दे देता है और ए जिससे जाके मार देता है। इसको तलवार देना सहायता करना है। सी ए को तलवार दे देता है और ए तलवार बी को मार देता है, तो सी ने क्या की, सहायता कर दी किसी एक कार्य में, यानी तलवार देके उसकी सहायता कर दी, तो यह माना जाएगा कि जो अपराध किया है ए और सी दोनों ने किया है। ये फैक्ट कह रहा है, यानी ये भी हत्या का दोषी हो जाएगा। ये धारा 37 कह रही है। मान लो ए जो है वो मारने के लिए नहीं जा रहा है, केवल डंडा ही दे दिया उसने, डंडा दिया और ए को नहीं पता, जानकारी नहीं है कि हाँ ये मारने जा रहा है, तो ये अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि ये जानता ही नहीं है। अगर ये जानबूझ के से दे रहा है डंडा कि लो जाके मार दो, तब भैया उसमें अपराध का दोषी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम लोग आसपास एक ही कमरे किराए पे कहीं रहते हैं, तो हमारा पड़ोसी आके आता है कि छुरी दे दो मान लिए, तो हम आसान छुरी दे देते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि उस छुरी से जाके अन्य साथी की हत्या करेगा, तो हम हत्या दोषी नहीं होंगे। लेकिन हमें ये जानते हैं कि वो अन्य साथी की हत्या कर रहा है और हम फिर भी चाकू दे रहे हैं, तो हम भी हत्या के दोषी माने जाएंगे। ये सेक्शन 36 से लेकर 37 तक हमने इसीलिए करवाया क्योंकि ये डिस्प्यूट सेक्शन थे। अब अगले सेशन में 49 को करवाएंगे जो इसी से रिलेटेड है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।